अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी एंटी मस्करीनिक ड्रग्स की। उसकी हमने बड़े डिटेल से जो है क्लासिफिकेशन की बात की। उसके बाद हमने इंडिविजुअल ड्रग्स की बात की। एट्रोपिन को बहुत डिटेल से हमने देखा कि कौन से रिसेप्टर्स पे ये काम कर रही है, किस तरह से ये एंटागोनाइज कर रही है एसिटाइलकोलिन को, किस तरह से इसके जो है फार्माकोलॉजिकल एक्शंस आ रहे हैं। ख़ास तौर पे हमने उसमें हार्ट के ऊपर उसकी बात की थी कि डाइवर्जेंट इफ़ेक्ट्स हैं कि लो डोज पे कुछ और इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं। M1 पे एक्ट करके हार्ट रेट कम कर रही है, लेकिन हाई डोज जब हम दे रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, M2 पे एक्ट करके वो हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर रही है, GIT की एक्टिविटी को कम कर रही है, मोटिलिटी को कम कर रही है, सिक्रीशंस को कम कर रही है। ठीक है। इसी तरह से हमने ये बात देखी कि प्यूपिल जो है वो डायलेट हो जाता है, मिड्रियासिस हो जाता है। एक इसमें और चीज़ ऐड कर लें कि एट्रोपिन के जितने भी इफेक्ट्स हैं हर ऑर्गन के ऊपर, वो उनका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो बहुत कम है, लेकिन जो आइज़ के ऊपर उसका इफेक्ट होता है एट्रोपिन का वो बहुत ज़्यादा देर तक रहता है। अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, रैबिट की आई के ऊपर इंस्टिल करते हैं एक ड्रॉप एट्रोपिन का, तो एटलीस्ट वो 5 to 7 डेज़ उसका इफेक्ट रहता है। 5 से 7 दिन जो है वो जो आई होगी वो उसके अंदर मिड्रियासिस रहता है। तो एंटी मस्करीनिक्स को हमने बड़े डिटेल से बात की। उसमें हमने ये भी बात किया कि कौन कौन से एग्जाम्स के लिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और किस तरह से MCQs पूछे जा सकते हैं। अब एंटी मस्करीनिक के बाद हमारे पास कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट के अंदर जो सेकंड क्लास है वो होती है एंटी निकोटिनिक ड्रग्स की। वो ड्रग्स जो कि निकोटिनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं। देखो, हमने निकोटिनिक रिसेप्टर जब स्टार्ट में बात की थी, हमने देखा था कि दो टाइप्स हैं इसकी, एन और NM। एन जो है ये वो निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं नर्व के ऊपर या गैंग्लिया के ऊपर। ठीक है। और NM जो हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस के ऊपर। अब हमारे पास एंटी निकोटिनिक ड्रग्स के अंदर दो क्लासेस हैं, गैंग्लियन ब्लॉकर्स और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स। गैंग्लियन ब्लॉकर्स अब क्या करेंगे, ये जो एन टाइप है ना इसको ब्लॉक करेंगे, क्योंकि गैंग्लिया जो है, गैंग्लिया के ऊपर एन टाइप जो हमारे पास निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं वो प्रेजेंट है। और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर जो ड्रग्स हैं वो क्या करेंगे, NM रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे। तो हम ये अब देखेंगे कि ये किस तरह से काम करती हैं। तो पहले हम बात करते हैं गैंग्लियन ब्लॉकर्स की। देखो, एक बात आपने ये समझनी है कि हमने जब बात की थी ना कि हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसके अंदर पैरासिम्पथेटिक और सिंपथेटिक सिस्टम कैसे एक्ट करता है कि एक प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन आती है, गैंग्लिया में जाती है, वो आगे जाएगी इफेक्टर ऑर्गन में। ठीक है। ये हो गया सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पथेटिक में भी इसी तरह से होता है कि एक हमारे पास प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, एक पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है। अब देखिए, सिंपथेटिक और पैरासिम्पथेटिक दोनों सिस्टम में गैंग्लिया प्रेजेंट है। अब दोनों सिस्टम में गैंग्लिया प्रेजेंट है, तो इस गैंग्लिया के ऊपर जो रिसेप्टर है वो कौन से होते हैं, NN। यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी हैं। अब अगर हम कोई गैंग्लियन ब्लॉकर ड्रग देंगे, चाहे वो निकोटीन है, हेक्सामिथोनियम है, मिकामाइलामाइन है, ट्राइमेथाफेन है, वो क्या करेगी, गैंग्लिया के ऊपर जो ये हमारे पास निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं NN, उनको जाके ब्लॉक करेगी। अब देखो, उसने क्या किया, सिंपथेटिक गैंग्लिया को भी ब्लॉक कर दिया, पैरासिम्पथेटिक गैंग्लिया को भी ब्लॉक कर दिया। तो इससे क्या होगा, हमें जब भी कोई डिजीज़ को ट्रीट करना होता है, हमने क्या करना होता है, किसी एक सिस्टम पे एक्ट करना होता है। अब अगर हम दोनों सिस्टम के गैंग्लिया को ब्लॉक कर देंगे तो उससे क्या होगा, ऑटोनॉमिक सिस्टम की ओवरऑल एक्टिविटी जो है वो इनहिबिट हो जाएगी और हमें ये कभी भी रिक्वायर्ड नहीं होती। इस वजह से इन ड्रग्स को हम थेराप्यूटिकली यूज़ नहीं करते। हम इनको जो है किस पर्पज़ के लिए फिर यूज़ कर सकते हैं, हम जैसे निकोटीन है ना, निकोटीन को हम यूज़ करते हैं सिर्फ उन पेशेंट के लिए जो स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं, स्मोकिंग सेसेशन करना चाहते हैं। ठीक है। उसमें क्या होता है, जो बंदा स्मोकिंग करता है ना, बेसिकली वो निकोटीन ले रहा होता है उस सिगरेट से, टोबैको से। तो वो निकोटीन जो होती है वो बेसिकली जो वो सिगरेट से ले रहा है उसकी उसको बार बार क्रेविंग हो रही होती है, इस वजह से वो स्मोकिंग छोड़ नहीं पाता। तो हम क्या करते हैं, निकोटीन के पैचेज उस पेशेंट को दे देते हैं, लगा देते हैं। अब निकोटीन के पैचेस से आहिस्ता आहिस्ता जो है निकोटीन उसके ब्लड में जाती रहती है, लेकिन उसकी जो कंसंट्रेशन है, उसकी डोज जो है वो बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू उस कंसंट्रेशन के जो कि वो टोबैको से ले रहा होता है। तो इससे क्या होता है, उसकी जो क्रेविंग होती है ना स्मोकिंग की, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है। तो हम इसको निकोटीन को जो है स्मोकिंग सेसेशन में यूज़ करते हैं। इन ड्रग्स को हम थेराप्यूटिकली यूज़ नहीं करते, बल्कि सिर्फ क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटल जो फार्माकोलॉजी है उसके अंदर यूज़ करते हैं। तो ये बात आपको समझनी है। इसका अगर मैकेनिज्म आपसे पूछा जाए, क्योंकि आगे चल के हम जब CNS की ड्रग्स की बात करेंगे तो उसमें भी निकोटीन हम पढ़ेंगे। तो निकोटीन के जो है, जिस तरह हमने एट्रोपिन की बात की थी ना, लो डोज पे कुछ और इफेक्ट्स हैं, हाई डोज पे कुछ और इफेक्ट है। निकोटीन क्या करती है, निकोटीन जब हम देंगे किसी पेशेंट को तो लो डोज पे जाके ये स्टिमुलेट करेगी इन रिसेप्टर्स को। ये जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं NN, लो डोज पे क्या करेगी, इनको स्टिमुलेट करेगी। ठीक है। जब स्टिमुलेट होंगे तो क्या होगा, उसकी वजह से कन्वर्जेंस प्रोड्यूस होंगी।
मसल कॉन्ट्रैक्शंस होंगी, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है, लास्ट टाइम हमने बात की थी कि जब भी निकोटिनिक रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं तो सोडियम चैनल्स जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, सोडियम सेल के अंदर आता है, सोडियम सेल के अंदर आता है तो डीपोलराइजेशन होती है, डीपोलराइजेशन होती है तो मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो लो डोज पे निकोटीन क्या कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है इन रिसेप्टर्स को, जिसकी वजह से क्या होगा, मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस और ट्विचिंग्स आएंगी, ठीक है। लेकिन हाई डोज पे क्या होगा, हाई डोज पे ये इन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगी, पैरालाइज कर देगी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, मसल रिलैक्सेशन आ जाएगी, ठीक है। लो डोज पे ये स्टिमुलेट कर रही है, हाई डोज पे पैरालाइज कर रही है। तो ये बात आपको याद रखनी है एमसीक्यूज़ के लिए, वाइवा के लिए। हर वो क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, हम कोशिश कर रहे हैं कि साथ साथ आपको जो है उनको क्लियर करते जाएं, आपके जहन में उनका कॉन्सेप्ट डेवलप करते जाएं। तो ये हमारे पास आ गए गैंग्लियन ब्लॉकर ड्रग्स। दूसरा हमारे पास है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर जो ड्रग्स हैं, या न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स जो हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखो एग्ज़ाम में अक्सर इसके बारे में सवाल पूछा जाता है कि क्लासीफाई करें एंटी मस्करिनिक ड्रग्स को, एंटी मस्करिनिक ड्रग्स या एंटी निकोटिनिक ड्रग्स को क्लासीफाई करें, या ओवरऑल एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स को क्लासीफाई करें, और एक्सप्लेन करें न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स को। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर जो ड्रग्स हैं, अब इनकी जो हमने एक्सप्लेनेशन करनी है, सबसे पहले इसके अंदर आपने देखा कि इसकी जो क्लासिफिकेशन है, कुछ हमारे पास इसके अंदर डीपोलराइजिंग एजेंट है जो कि सक्सिनाइलकोलिन है, कुछ जो है वो नॉन डीपोलराइजिंग एजेंट्स हैं। अब हमने ये बात करनी है कि अगर हमारे पास जो नॉन डीपोलराइजिंग एजेंट्स हैं, नॉन डीपोलराइजिंग, ये आपने बड़े अच्छे से इसके मैकेनिज़्म समझने हैं आपको, अदरवाइज़ जो है इसके अंदर कन्फ्यूजन रहेगी। पहले इसके बारे में एक थोड़ी सी हिस्ट्री ये है कि कुछ जो है ना, कुछ साल पहले, काफ़ी साल पहले, जो अमेज़ोन के जंगलों में वो जो रहते थे ना, आप समझ लें कि जो शिकार करते थे लोग, उनको ना एक वो मिल गया, एक कह लें कि ब्लॉकिंग एजेंट मिल गया। उन्होंने अपने जो एरोज़ थे ना उनके आगे लगा के एनिमल्स को जब मारते थे तो एनिमल्स जो हैं वो पैरालाइज हो जाते थे, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि इसके अंदर एक क्यूरारे नाम की ड्रग है, जिसकी वजह से वो जो एनिमल्स थे हंटिंग के दौरान जो है वो पैरालाइज हो जाते थे, जिसकी वजह से वो आसानी से उनको हंट कर लेते थे। फिर इसकी वजह से आगे जो चल के जो है फर्दर जो ड्रग्स डेवलप हुई। अब ये जो ड्रग्स हैं इनका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है, देखें हमारे पास जो है ये मेम्ब्रेन है, इन ड्रग्स ने कहाँ पे काम करना है, न्यूरोमस्कुलर जो हमारे पास रिसेप्टर्स हैं वहाँ पे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो है NMJ, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर रिसेप्टर्स कौन है, निकोटिनिक, निकोटिनिक कौन से, NM। इन ड्रग्स ने इन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करना है। यहाँ पे अब हमारे पास क्या है, वो रिसेप्टर है, ठीक है, NM जो है। नॉर्मली क्या होता है, एसिटाइलकोलिन यहाँ पे बाइंड करता है इस रिसेप्टर के ऊपर, जिसकी वजह से साथ में क्या है, सोडियम चैनल है। सोडियम क्या होता है, सेल के अंदर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, डीपोलराइजेशन होती है, डीपोलराइजेशन होती है, जिसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शंस होंगी। ये बड़े अच्छे से आपने समझना है इसको। एसिटाइलकोलिन जो है ये बाइंड करती है, जिसकी वजह से सोडियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं, सोडियम सेल के अंदर आता है, डीपोलराइजेशन होती है, कॉन्ट्रैक्शन होती है। लेकिन हम बात करें न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स की, ये वो ड्रग्स हैं जिन्होंने मसल रिलैक्सेशन करना है, ये जो कॉन्ट्रैक्शन है इसको एंटागोनाइज करके रिलैक्सेशन करवानी है। अब होता यह है कि हम फॉर एग्जांपल इसमें से कोई ड्रग है, ट्यूबोक्यूरारेन एक ड्रग है, ठीक है, जो कि हमारे पास नॉन डीपोलराइजिंग है, ट्यूबोक्यूरारेन। ये ड्रग जब हम देंगे तो ये क्या करती है, ये जाएगी यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगी, एसिटाइलकोलिन को बाइंड नहीं करने देगी। यहाँ पे आपने याद रखना है कि ये जो ड्रग्स हैं नॉन डीपोलराइजिंग एजेंट जो है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग्स, इनके भी डिफरेंट इफेक्ट्स आते हैं डिफरेंट डोजेस पे। जब हम लो डोज देंगे तो इसने सिंपली क्या करना है, एसिटाइलकोलिन को साइड पे कर देना है, कंपीट करके ये बाइंड कर जाएगी, एसिटाइलकोलिन बाइंड नहीं करेगी। जब एसिटाइलकोलिन बाइंड नहीं करेगी तो सोडियम चैनल ओपन नहीं होंगे, सोडियम चैनल ओपन नहीं होंगे तो सोडियम सेल के अंदर नहीं जाएगा, सोडियम सेल के अंदर नहीं जाएगा तो डीपोलराइजेशन नहीं होगी, डीपोलराइजेशन नहीं होगी तो मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, बल्कि क्या होगा, मसल रिलैक्सेशन होगी। लेकिन अगर हम हाई डोज देंगे तो हाई डोज पे क्या होगा, यही ड्रग्स क्या करती हैं, एंड प्लेट जो होती है ना हमारे मसल्स के ऊपर, एंड प्लेट, उसके ऊपर जो आयन चैनल्स हैं, एंड प्लेट के ऊपर जो आयन चैनल्स हैं उनको भी ब्लॉक कर देता है। जब ये चैनल्स ब्लॉक हो जाएंगे तो ये जो हमारी न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन है ये फर्दर वीक हो जाएगी। ये जब फर्दर वीक होगी तो हमारी जो मेम्ब्रेन है वो वीक हो जाएगी, मसल रिलैक्सेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, रिलैक्सेशन जो है, रिलैक्सिंग प्रॉपर्टीज़ जो है वो मसल्स की वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज़्म है। एक दफ़ा मैं दोबारा आपको बता दूं कि नॉर्मली क्या होता है, हमारा ये जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, यहाँ पे जो NM रिसेप्टर है वहाँ पे एसिटाइलकोलिन बाइंड करेगी,
जिसकी वजह से सोडियम जो है वो सेल के अंदर जाएगा, डीपोलराइजेशन होगी और मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी। लेकिन जब हम इनमें से कोई ड्रग देते हैं नॉन डीपोलराइजिंग एजेंट्स में से, वो क्या करेगी, एसिटाइलकोलिन को रिप्लेस करके खुद बाइंड करेगी, सोडियम चैनल ओपन नहीं होंगे, सोडियम सेल के अंदर नहीं जाएगा, तो डीपोलराइजेशन नहीं होगी, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, रिलैक्सेशन होगी लो डोज के ऊपर। लेकिन अगर हम हाई डोज देंगे तो उससे क्या होगा कि यहाँ पे एंड प्लेट के ऊपर जो आयन चैनल्स हैं वो भी ब्लॉक हो जाएंगे। जब वो ब्लॉक हो जाएंगे तो फर्दर वीकनिंग हो जाएगी इस मेम्ब्रेन की, और फर्दर जो है वो मसल रिलैक्सेशन हो जाएगी। तो ये हमारे पास मेन मैकेनिज्म आ गया नॉन डीपोलराइजिंग एजेंट्स का। फिर हमारे पास कौन से एजेंट्स हैं, डीपोलराइजिंग एजेंट्स। डीपोलराइजिंग एजेंट्स में हमने बात की, ड्रग जो है वो सक्सिनाइलकोलिन है। सक्सिनाइलकोलिन का जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली होता है एसिटाइलकोलिन जैसा। दो मॉलिक्यूल्स अगर एसिटाइलकोलिन के अगर हम मिला दें तो वो सक्सिनाइलकोलिन बन जाता है, इसका स्ट्रक्चर बन जाता है। अब ये कैसे काम करती हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। देखें, सक्सिनाइलकोलिन जब हम किसी को पेशेंट को देते हैं तो होता यह है कि ये हमारे पास मेम्ब्रेन है, ठीक है, यहाँ पे कौन सा रिसेप्टर है, NM, ठीक है। नॉर्मली क्या है, एसिटाइलकोलिन जो है उसने बाइंड करना यहाँ पे, सोडियम चैनल ओपन हो जाएगा, सोडियम जो है वो सेल के अंदर जाएगा, वही कॉन्ट्रैक्शन होगी, उसके बाद क्या डिपोलराइजेशन होगी और कॉन्ट्रैक्शन होगी। तो सोडियम ने क्या करना है, कॉन्ट्रैक्शन करनी है, हमने क्या करना है, रिलैक्सेशन करवानी है। अब हम क्या कर रहे हैं, डीपोलराइजिंग एजेंट देंगे सक्सिनाइलकोलिन। सक्सिनाइलकोलिन दिया, सक्सिनाइलकोलिन यहाँ जाके बाइंड करेगा एसिटाइलकोलिन को रिप्लेस करके। ये बहुत ध्यान से समझना, सक्सिनाइलकोलिन जब यहाँ पे बाइंड करेगा तो सक्सिनाइलकोलिन भी एसिटाइलकोलिन जैसा ही है, ठीक है। अब पहले क्या होगा, जैसे एसिटाइलकोलिन कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, सक्सिनाइलकोलिन भी कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़रूरी बात समझनी ये है कि हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि एसिटाइलकोलिन जब बाइंड करती है तो फ़ौरन से क्या होता है कि हमारा जो कोलिनेस्टरेज एंजाइम है उस एसिटाइलकोलिन को इनहिबिट कर देता है या उसको ब्रेक डाउन कर देता है। जब ये ब्रेक डाउन हो जाता है तो इसके जो एक्शंस हैं वो रिवर्स हो जाते हैं, फ़ौरन से मसल दोबारा से उसी हालत में आ जाएगा। लेकिन जब सक्सिनाइलकोलिन देंगे तो जब वो एक्ट करेगी फ़ौरन से, तो हमारा जो रिसेप्टर है वो कंसीडर ऐसे ही करेगा कि शायद एसिटाइलकोलिन ने बाइंड किया है, तो सोडियम चैनल ओपन हो जाएगा, डीपोलराइजेशन हो जाएगी, मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। लेकिन इसको जो है ना, उस एंजाइम ने कुछ नहीं कहना, वो एंजाइम सिर्फ एसिटाइलकोलिन को ब्रेक डाउन करता है, सक्सिनाइलकोलिन को ब्रेक डाउन नहीं करेगा। तो ये जो है बहुत देर तक जो है अटैच रहेगी यहाँ पे सक्सिनाइलकोलिन। जब ज़्यादा देर तक ये सक्सिनाइलकोलिन यहाँ पे अटैच रहेगी तो ये जो हमारा रिसेप्टर है ये डीसेंसिटाइज हो जाएगा। जब ये रिसेप्टर डीसेंसिटाइज हो जाएगा तो सोडियम चैनल ब्लॉक हो जाएंगे, सोडियम चैनल ब्लॉक हो जाएंगे तो सोडियम सेल के अंदर नहीं जाएगा, सोडियम सेल के अंदर नहीं जाएगा तो डीपोलराइजेशन नहीं होगी, डीपोलराइजेशन नहीं होगी तो मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी तो मसल रिलैक्स हो जाएंगे। तो ये आपको याद रखने हैं किस तरह से ये दोनों टाइप के जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स हैं ये कैसे काम करते हैं। अब अगर हम इन दोनों की बात करें कि इसके जो थेराप्यूटिक यूजेस हैं वो क्या हैं, सबसे पहली बात यह है कि ये ड्रग्स जो हैं ये मसल रिलैक्सेशन के तौर पे काम करेंगी, एंटी कन्वर्जन के तौर पे काम करेंगी। अगर किसी में कन्वर्जन्स हैं, हम मसल उनके रिलैक्स करवाना चाहते हैं तो हम इनमें से कोई भी ड्रग्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके अलावा क्या होता है, सर्जरी करने के लिए अक्सर हम जो है ना स्टार्ट में क्या करते हैं, एनेस्थेटिक ड्रग्स देते हैं एनेस्थीसिया कॉज करवाने के लिए, लेकिन उसकी हमें डोज ज़्यादा देनी पड़ती है। हम क्या करते हैं, उस एनेस्थेटिक के साथ इनको ऐड कर देते हैं, नॉन डिपोलराइजिंग एजेंट्स को या सक्सिनाइलकोलिन को। तो ये क्या करते हैं, क्योंकि इन्होंने मसल रिलैक्स करने हैं तो इस वजह से हम वो जो एनेस्थेटिक की डोज है उसको कम कर सकते हैं। तो ये ड्रग्स जो है जाके पहले क्या कर देंगी, मसल रिलैक्स करवा देंगी, जिसकी वजह से हम उसके बाद अगर एनेस्थेटिक देंगे तो उसका जल्दी इफ़ेक्ट आ जाएगा। साइड इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात करें तो ये जो हमारे पास सक्सिनाइलकोलिन है, ये डीपोलराइजिंग एजेंट्स हैं, मेनली ये क्या कर रही हैं, हाइपरथर्मिया करवाएंगी, उसके अलावा एपनिया करवा सकती हैं, और उसके अलावा हाइपरकलीमिया। हाइपरकलीमिया क्या होता है, पोटेशियम की कंसनट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ करवा सकती हैं। तो ये सारे जो हैं इफ़ेक्ट्स हैं हमारे जितने भी एंटी कोलिनर्जिक या एंटी निकोटिनिक ड्रग्स हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी एंटी मस्करिनिक एजेंट्स की, जिसमें हमने एट्रोपिन रिलेटेड जितनी भी ड्रग्स हैं उनकी बात की थी। इस लेक्चर में हमने बात की है एंटी निकोटिनिक ड्रग्स की, जिसमें हमने पहले बात की गैंग्लियन ब्लॉकर्स की और उसके बाद हमने बात की है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स की। तो बहुत अच्छे से आपने इसको देखना है। जब आप इसको इन लेक्चर्स को देखें, पढ़ें, सुने, तो अगर किसी बात की समझ नहीं लगी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं ताकि हम उस पॉइंट को दोबारा से क्लियर कर सकें। और उम्मीद है आपको इन लेक्चर्स की समझ लग रही होगी। नेक्स्ट टाइम होपफुली हम जो है एड्रीनर्जिक सिस्टम जो है वो स्टार्ट करेंगे, और उसमें से भी इसी तरह से जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि
कुछ अरसे के बाद आपके एग्ज़ाम्स हैं, तो हम कोशिश करेंगे उन क्वेश्चंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, उन टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करें जिनमें से बार बार एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरे लेक्चर्स को, और अगर कर रहे हैं तो मुझे बताते रहें। अगर नहीं कोई बात समझ लग रही तो फिर भी मुझे बताएं ताकि हम उसको मज़ीद बेहतर कर सकें। थैंक यू वेरी मच।